Hello students, how are you? I hope you all are enjoying your summer at home. In last video I taught you about the incident which took place on the date of 14th July 1789. पिछले वीडियो में मैंने फ्रेंच रिवॉल्यूशन को स्टार्ट किया था और मैंने 14 जुलाई 1789 के दिन पेरिस में हुए घटनाओं के विषय में जिक्र किया था. And now in this video I am going to continue from that. इस वीडियो में मैं आपको वहाँ से अब आगे आपको ले चलूँगा and I am going to discuss on the causes of the revolution which was happened in the France. So as I mentioned earlier, जैसा कि मैंने पहले बताया, there was three major causes for the revolution. First one was the social cause, second one was the economical cause and the third one was the political cause. वन बाय वन मैं आपको इन सभी मेजर काउजेस के विषय में एक एक करके जानकारी दूंगा. इससे पहले मैं आप सभी को ये बता दूं कि आप लगातार मेरे वीडियोस को वॉच करें, उसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में या अपने जानकारी के लोगों तक उसको शेयर करें. मेरे इस वीडियोस के थ्रू आपको फ्रेंच रिवॉल्यूशंस के विषय में काफ़ी अच्छे से जानकारी दी जाएगी. हाँ, तो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने पहले बताया था, मैंने मेंशन किया था कि मैं किन किन टॉपिक्स पर वन बाय वन आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा. मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में एक्सप्लेनेशन दिया था अबाउट द फ्रेंच रिवॉल्यूशंस इन द पेरिस विच the incident took place on the day of 14 July 1789. And now the second point is three major causes of revolutions. वो कौन से causes थे जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि this type of revolution took place in France. First cause was the social cause. In social cause you can see the first point is division of society. यानी कि हमारे समाज को अलग अलग वर्गों में बांट दिया गया. Our whole society was divided into three states. In first state which is also called clergy. पहले स्टेट को clergy कहा जाता था. Clergy means the people who work in churches. ऐसे लोग जो चर्च में रह करके सेवा करते हैं, चर्च में अपना समय देते हैं, वे कहलाते हैं क्लर्जी. सेकेंड डिवीज़न इज द सेकेंड स्टेट विच इज़ कोल्ड नोबिलिटी, जिसे नोबिलिटी कहते हैं. इसमें कौन आ जाते हैं? किंग एंड हिज फैमिली. राजा और उसके परिवारजन जो हैं वो इस कैटेगरी में आ जाते हैं, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज नोबिलिटी. एंड इन द थर्ड स्टेट रिमेनिंग पीपल लाइक द बिजनेसमैन, मर्चेंट्स, फार्मर, लेबर, आर्टिशियंस एंड सो ऑन. तो बाकी क्लर्जीज और नोबिलिटीज़ को छोड़ करके जो बच गए लोग, उनको थर्ड स्टेट्स में रखा जाता था, जिसमें बिजनेसमैन, मर्चेंट, फार्मर और लेबर जैसे लोग शामिल थे. नेक्स्ट थिंग इज, तो इसमें आपने देखा किस तरह से हमारे सोसाइटीज़ को अलग अलग तीन वर्गों में बांट दिया गया. Next point is the first two states were exempted from paying the taxes. पहले जो दो स्टेट है यानी कि क्लर्जीज और नोबिलिटीज, इन दोनों स्टेट्स को किसी भी तरह का टैक्स नहीं देना पड़ता था. थर्ड पॉइंट इज टू काइंड ऑफ टैक्सेस वेयर पेड बाय द थर्ड स्टेट्स. थर्ड स्टेट्स के द्वारा दो तरह के टैक्स दिए जाते थे. फर्स्ट वन इज टैथे. Tathe means what? It is a type of tax which is paid to the church. और under Tathe 1/10 of the production given to the churches. यानी कि सपोज डेट मैंने 100 kg प्रोडक्शन किया, तो 100 kg में मुझे 1/10 जो है वो मुझे चर्च को देने होंगे टैक्स के रूप में. एंड द सेकेंड इज अनदर काइंड ऑफ द टैक्सेस विच इज नेम इज
टैली एंड दिस इज डायरेक्टली पेड टू द स्टेट गवर्नमेंट। ये सीधा राजा के पास जाता था, राजा के राजकोष में जाता था। इसका कोई रेशियो फिक्स नहीं है क्योंकि ये चेंजेस होते रहते थे, है ना। जैसे इसमें आप देख रहे हो टैथेस के लिए 1/10 थे, लेकिन टैलीस में कोई रेशियो फिक्स नहीं था। इसमें समय समय पर राजा जो है वो अपने मुताबिक चेंज करते रहते थे। इन सोशल काउजेस यू कैन सी द फोर्थ पॉइंट इज clergy and the nobility were 10% of the total population but possessed the 60% of the land। फ्रांस के पूरी आबादी में 10% आबादी जो है वो कलर्जीज और नोबिलिटीज़ को मिल करके था, लेकिन यहाँ देखिए उनके पास कितने ज़मीन है 60% और उनकी आबादी कितनी थी ओनली 10%। तो 10% आबादी जो क्लर्जी और नोबिलिटी के मिल करके थे, उन्होंने कितना परसेंटेज ऑफ लैंड एक्वायर कर रखा था 60%। नेक्स्ट पॉइंट इज द थर्ड एस्टेट वाज 90%। अब बताइए कि थर्ड एस्टेट का जो पॉपुलेशन है वो पूरे फ्रांस के 90% आबादी के इक्वल में है ऑफ द टोटल पॉपुलेशन, बट पोसेस्ड 40% ऑफ द लैंड। और लेकिन उनके पास जमीन कितना है सिर्फ 40%। सो दीज आर द सोशल काउजेस which makes the revolution happen in the France। ये सारे कुछ ऐसे कारण हुए, ऐसे सामाजिक कारण हुए, सोशल काउजेज हुए जिसकी वजह से फ्रांस में क्रांतिकारी एक्टिविटीज हुए। नाउ स्टूडेंट्स, आफ्टर द सोशल काउजेज आई एम गोइंग टू डील नाउ द इकोनॉमिकल काउजेज। कुछ आर्थिक समस्याएं भी हुए जो कारण बना रिवॉल्यूशंस के। जैसे आप देख रहे हो व्हाट आई हैव रिटन, सबसिस्टेंस क्राइसिस। सबसिस्टेंस क्राइसिस मीन्स व्हाट? एन एक्सट्रीम सिचुएशन वेयर द बेसिक मीन्स ऑफ लिवलीहुड आर इन डेंजर्ड। यानी कि ऐसा सिचुएशन, एक ऐसी दयनीय परिस्थिति जिसमें आपके मूलभूत जो ज़रूरत की चीज़ें हैं जीवन को जीने के लिए वो खतरे में है। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ सबसिस्टेंस क्राइसिस। Now come to the point number 1. The population of France rose from 23 million to 28 million between 1715 to 1789। फ्रांस की आबादी जो है वो 1715 से 1715 से 1789 के बीच में पॉपुलेशन जो है फ्रांस का काफ़ी इंक्रीज़ किया। जो 1715 में वहाँ की आबादी 23 मिलियन थी, on coming to 1789 its population increased up to 28 million। next is increase in demand for the food grains। अब स्टूडेंट्स, अगर सपोज मान लेते हैं कि आपके घर में 2 लोग हैं और जो भी भोजन आपके पास मौजूद है अभी पर्याप्त है आप उन दोनों लोगों के लिए। सपोज कि कोई बाहर से 10-15 लोग और आ जाते हैं, तो जो भोजन जितना आपके पास मौजूद था क्या उतना में आप सरवाइव कर पाएंगे उन सभी लोगों के साथ लेकर के? बिल्कुल नहीं, ये संभव ही नहीं है। तो पॉपुलेशन बढ़ रहा था तो भोजन की ज़रूरतें भी जो है लोगों को वो भी बढ़ रहे थे, फूड की डिमांड जो है वो भी काफ़ी बढ़ रहा था। प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन वाज लो। अब आबादी बढ़ रही थी, फूड प्रोडक्शन की मांगे हो रही थी ज़्यादा, वो फूड ग्रेन्स ज़्यादा चाहिए था, लेकिन फूड प्रोडक्शन जो है वो उस रैपिड पेस से उस रेस के अकॉर्डिंग नहीं हो पा रहे थे। जितना ज़रूरत था उतना प्रोडक्शन हम नहीं कर पा रहे थे। मोस्ट वर्कर्स वर्क एज द लेबरर्स एंड डिडंट गेट द प्रॉपर वेजेस। ज़्यादातर वर्कर जो है वो लेबर के रूप में काम करते थे और उनके वेजेस जो है वो फिक्स था। जैसे आप मान लो कि दिन भर आप कहीं किसी के यहाँ काम कर रहे हो, शाम को जब आपकी छुट्टी होती है तो आपको एक अमाउंट आपको दिन के मेहनताने के रूप में आपको दिया जाता है। तो उसी तरह उन वर्कर्स के जो लेबर के रूप में काम कर रहे थे उनके वेजेस जो हैं वो प्रॉपर फिक्स किया हुआ था, है ना, वो बढ़ नहीं रहे थे। अब समझिए कि जब पॉपुलेशन बढ़ रहा है, फूड की डिमांड्स बढ़ रहे हैं तो उनके प्राइसेस भी बढ़ रहे होंगे, लेकिन उनकी आमदनी जो है वो वही का वही था, है ना। उनके आमदनी में किसी भी तरह का इंक्रीजमेंट नहीं हो रहे थे।
And the last point I have mentioned here, you can see the droughts और the hail reduced the harvest. और अंत में एक और परेशानी ये आ गई कि उस समय सूखा पड़ गए, और सूखा पड़ने के वजह से जो भी थोड़े बहुत प्रोडक्शन होना संभव लग रहा था वो भी ख़त्म हो गया, यानी कि उनके फसलों को भी काफ़ी नुकसान पहुंचा। तो यहाँ आपने इकोनॉमिकल काउजेस में आपने देखा कि वो कौन कौन से परेशानियाँ हैं जिसके वजह जो आगे चल कर के रिवॉल्यूशंस के वजह बने। आपने इसमें देखा सब्सिस्टेंस क्राइसिस, जिसमें जीवन को जीने के लिए जो मूलभूत चीज़ों की ज़रूरत है उसकी कमी हो गई। पॉपुलेशन ग्रो हो रहे थे, पॉपुलेशन ग्रोथ के वजह से जो है वो फूड ग्रेन्स की डिमांड जो है वो बढ़ गए, प्रोडक्शन लेकिन उस हिसाब से हो नहीं पाया, और जो वर्कर्स काम कर रहे थे उनको जो वेजेस मिल रहा था उसमें कोई इंक्रीजमेंट देखने को नहीं मिला, और लास्ट में जो है वो प्राकृतिक आपदाओं की वजह से भी वहाँ के लोगों को बहुत मार झेलना पड़ा। नाउ स्टूडेंट्स, आफ्टर डीलिंग विद द सोशल काउजेज एंड इकोनॉमिकल काउजेज, आई एम हियर विद द पॉलिटिकल काउजेज। एज यू कैन सी हियर, आप यहाँ देख सकते हो, व्हेन लुइस 16 ascended the throne of France in 1774, he found empty treasury। 1774 में 1774 में लुइस 16 जो कि बॉर्बन फैमिली से बिलोंग करता था, वो फ्रांस के राजगद्दी पर 1774 में राजा के रूप में बैठा। जब वो राजा बना तो उस दौरान उसने क्या देखा कि उसकी राजकोष जो है वो बिल्कुल खाली है, इम्प्टी, खाली हो चुके हैं। क्या कारण रहा, क्यों राजा के राजकोष में धन दौलत नहीं था, पैसे नहीं थे? फर्स्ट रीज़न वाज लॉन्ग ईयर ऑफ वॉर ड्रेन्ड द फाइनेंशियल रिसोर्सेज। लुइस 16 के राजा बनने से पहले तक ऐसा है कि फ्रांस एक लंबे समय तक युद्ध में लगा रहा, काफ़ी दूसरे देशों के साथ, दूसरे प्रांतों के साथ ये लगातार युद्ध में शामिल रहा, जिसके वजह से इसके फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो है वो खत्म हो गए। सेकेंड पॉइंट इज फ्रांस हेल्प 13 अमेरिकन कॉलोनीज टू गेन देयर इंडिपेंडेंस विच एडेड मोर देन 1 लीवर टू डेप्थ। अब अमेरिकन्स के एनिमी थे ब्रिटेन और फ्रांस के भी एनिमी थे ब्रिटेन। तो इस दौरान क्या हुआ कि फ्रांस ने अमेरिका को मदद किया और 13 अमेरिकन कॉलोनीज को ब्रिटेन से स्वतंत्र करवाया। उस दौरान क्या हुआ कि फ्रांस पे 1 बिलियन लीवर का कर्ज और बढ़ गया, है ना। पहले भी फ्रांस जो है, जैसा कि मैंने यहाँ मेंशन किया है कि लॉन्ग ईयर ऑफ वॉर ड्रेन द फाइनेंशियल रिसोर्सेज, लंबे समय तक युद्ध में रहने की वजह से फ्रांस के रिसोर्सेज, फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो है वो ख़त्म हो गए थे। तो फ्रांस ने कई दूसरे राज्यों से, दूसरे कंट्रीज से भारी मात्रा में उसने कर्ज ले रखा था, और कर्ज भी मैं बता रहा हूँ स्टूडेंट्स, इट वॉज गिवन टू द 10% ऑफ इंटरेस्ट, 10% के इंटरेस्ट से कर्ज जो है वो फ्रांस को दिया गया था। अब उसी दौरान एक तो आपके पास खुद रिसोर्सेज है नहीं, और आप जो है वो चले हीरो बनने। तो उस हीरो बनने के क्रम में आपने क्या किया कि 13 अमेरिकन कॉलोनीज को आपने इंडिपेंडेंस होने में मदद किया, आज़ादी दिलवाने में मदद किया। तो उस दौरान भी आप युद्ध में रहे, ब्रिटेन के साथ आप युद्ध किए, तभी जा कर के आपने 13 अमेरिकन कॉलोनीज को आज़ाद कराया। तो उस दौरान क्या हुआ कि आप पर एक्स्ट्रा बर्डन पड़ गया और उसमें 1 बिलियन लीवर का डेप्थ और ज़्यादा इंक्रीज हो गया। नेक्स्ट पॉइंट इज द एक्स्ट्रावेगेंट कोर्ट एट द इमेंस। अब राजा के जो राज दरबारी थे वो बहुत रसूखदार व्यक्ति थे भाई, है ना। वो अपने पे बहुत ज़्यादा अमाउंट में पेमेंट लिया करते थे, इतना ज़्यादा पेमेंट लिया करते थे, इनका इतना ह्यूज अमाउंट में पेमेंट लिया करते थे कि राजा को उनको हैंडल कर पाना मुश्किल हो रहा था। नेक्स्ट पॉइंट इज टू मीट द रेगुलर एक्सपेंसेस ऑन मेंटेनिंग द आर्मी। अब राजा को अपने आर्मीज को भी मेंटेन करना है। कोर्ट
उसके राज दरबार में जो लोग हैं, अपना खुद का रॉयल फैमिलीज़ जो हैं, अपने परिवार को भी देखना है, राज दरबार को भी देखना है, राज दरबार में मौजूद जो दरबारी हैं, है ना, उनको भी देखना था, उनको भी मेंटेन करना था, उनको पेमेंट देने होते थे। एंड द गवर्नमेंट ऑफिसेस, और गवर्नमेंट ऑफिसेस में जो लोग काम कर रहे हैं, वर्क हो रहे हैं, वहाँ भी एक्सपेंसेस था। यूनिवर्सिटीज़ चला रहे हैं, स्कूल्स है, कॉलेजेस है, तो कई तरह के खर्च थे जिसको रेगुलरली उसको मेंटेन कर पाना मुश्किल हो रहे थे। एज अ रिजल्ट, तो इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, द किंग डिसाइडेड टू रेज द टैक्स। इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि लुइस 16 ने टैक्स बढ़ाने का निर्णय ले लिया। सो स्टूडेंट्स, एज यू कैन सी हियर, आई हैव taught you the social causes, economical causes and the political causes which gave rise to the revolution in France। तो मैंने आपको आज के वीडियो में ये 3 प्रमुख कारण बताए जिसके वजह से फ्रांस में क्रांतिकारी घटनाएं देखने को मिली। Now this is all here for today students. In coming videos you will get some more information about the further incident that took place during the revolution happened in France। फ्रांस में जो आगे रिवोल्यूशनरीज एक्टिविटीज़ हुए उसके विषय में आपको आने वाले वीडियोस में इंफॉर्मेशन मिलेंगे। टिल नाउ दिस इज़ ऑल ओवर फॉर टुडे एंड रिमेन हेल्दी एंड फिट। Take care of yourself and thank you for watching this video.